हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 Honda CB300F। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप लोगों को यह मिल जाए कि 200 से 300 सीसी के दौरान अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, इनफैक्ट अगर आप इसको इसकी कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर भी करते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द वॉक अराउंड। और सबसे पहले जो की है वो देख लीजिए, होंडा की नॉर्मल सी की टैंक मॉडल की स्लॉट पे आपको यहां पर इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वेव की होती बात कुछ और ही होता। आप लोग का क्या कहना है प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। 3 आपको कलर वेरिएंट पे मिल जाएगा। यहां पर आप लोग को ग्रे, रेड एंड देन जो ब्लू कलर है वो देखने में मिल जाएगी। देन प्राइस अगर मैं आप लोग को अपने एरिया कृष्णनगर के हिसाब से बताऊं जो कि वेस्ट बंगाल में आती है, 2,10,000 के आसपास आपको ये भी देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको अपने एरिया की प्राइस या फिर स्टेट की प्राइस जाननी है, प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंप्लीट मिल कैरियर, देन हम लोग यहाँ पर इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग की ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हलचल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगी तब तक जब तक आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए जो अलग से स्विच है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। ये हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को जो और बताना चाहूँगा वो है इसकी हज़ार्ड लैम्प के बारे में। आप देख सकते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स तो मिल ही रहा है, लेकिन हज़ार्ड लैम्प भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और ये वही चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पर हॉर्नेट या फिर CB200X के दौरान देखा था। अब हम लोग इसको भी यहाँ पर करते हैं बंद। आप देख सकते हैं होंडा की स्टिकरिंग के साथ नंबर प्लेट लगाने की जगह और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली जो फाइबर की मडगार्ड है ये भी यहाँ पर मिल रही है। एंड देन 110/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल अलॉय व्हील। और साथ ही पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS का ही सेटअप जो है वो भी मिल रहा है। और मैं ये भी बता दूं, दोनों ही टायर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिलेगी, ठीक है। एंड देन रेडियल से फर्क ये पड़ता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रेडियल अगर टायर है तो वो ग्रिप अच्छी बनाती है रोड के साथ, सेफ्टी आपकी एनहेंस होती है और साथ ही जो कॉर्नरिंग है उसमें भी हेल्प करती है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल इफिशियंसी, जो फ्यूल इफिशियंसी है उसमें भी यहाँ पर ये इफेक्ट डालती है, ठीक है, बेहतर बनाने में फ्यूल इफिशियंसी को। और डुअल चैनल ABS से अभी मैंने आपको कहा था। और यहाँ पर आप लोग को 276 mm की जो डिस्क है वो आप लोग को मिल रही है विद दिस निसन कैलिपर। और शो की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर ये जो USD फोक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी पल्सर N250 में भी यहाँ पर आप लोगों को USD एंड देन मतलब टायर सेटअप सेम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर चीज़ आप लोगों को ये जो रेडियल वाली है ये नहीं मिलेगी। देन हाँ, वहाँ पर ब्रेक सेटअप 300 mm की है, लेकिन यहाँ पर 276 mm की। बाकी उसके मुकाबले ये कितनी बेहतरीन है वो तो हम लोग आगे चलाते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। अब अगर आप लोग इंजन के पास आ रहे हैं तो एक चीज़ आपको मिसिंग दिखेगा, वो है क्रैश गार्ड, जो आप लोग को अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अब इंजन के बारे में जहाँ तक बात है दोस्तों, काफ़ी तगड़ी इंजन है। 293 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाली फिन सेटअप जो है रेडिएटर की ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और पावर फिगर एक्जैक्टली सेम है N250 की, जो कि है 24.5 PS तक के अंदर। टॉर्क फिगर आप लोग देखते हैं तो मतलब 4 न्यूटन मीटर तक ज़्यादा है N250 से, जो कि है 25.6 न्यूटन मीटर तक की। दो चीज़ यहाँ पर और खास आप लोगों को मिलेगी, जो कि है स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड देन टॉर्क। आप कह सकते हैं कि होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, नाम अलग है लेकिन भाई काम वही है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। एक और चीज़ है, अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं, फाइबर क्वालिटी अच्छी है और पैकेजिंग भी आपको काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। और हाँ, सिंगल हॉर्न का ही सेटअप आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है या फिर जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है ये आप लोगों को पल्सर N250 में भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर ये जो लिवर्स वगैरह में आ रहे हैं ब्रेक लिवर की, तो देखिए कितनी छोटी है लेकिन काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिल रही है। और अगर आप लोग ये फुटरेस्ट में आ रहे हैं, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी लाजवाब है। अब यहाँ पर जो साउंड है, सबसे पहले आप लोग इसकी ये सुन लीजिए। ये साउंड दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। एक बार दोबारा मैं यहाँ पर इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि रियर की जो सेटअप है वो मैं आप लोग को दिखा सकूँ। कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोग को मिल जाएगा। पीछे यहाँ पर पिलन को पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोग देख पा रहे हैं। टेल टाइड आपको मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी वो है यहाँ पर टायर, अगर शायद वो होती तो और बेहतरीन ये बन सकती थी, लेकिन हाँ ये भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह सामने की तरफ, फ्रंट में भी आप लोगों को मतलब रियर में आप लोगों को ये सेम जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल रही है। और ऊपर आप लोग को एक
यहाँ पर LED जलती हुई दिख रही है जो नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेगी। बाकी एक चीज़ जो सबसे तगड़ी आपको लगेगी ना इस बाइक में, वो है इसकी टायर। अगर आप लोग रियल में देख रहे हैं ना भाई, काफ़ी चौड़ी है, 150/60 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगेन खास बात है कि भाई यहाँ पर ये रेडियल आप लोगों को मिल रहा है और 220 mm की ब्रेक डिस्क आपको मिल रही है विथ निसान कैलिपर। हाँ, N250 में आप लोगों को टायर सेटअप जो है 140 मिलती है, तो टायर यहाँ पर बेहतर है, लेकिन अगेन यहाँ पर 10 mm टायर ज़्यादा है और वहाँ पर 10 mm आप लोगों को जो डिस्क सेटअप है वो ज़्यादा मिलेगी, 230 और यहाँ पर 220। बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड मिलेगी, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। यहाँ पर बॉक्स सिस्टम, स्विंग आर्म, ओपन चेन सिस्टम, मेन स्टैंड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, जो अगेन मैं कहूँगा पल्सर N250 में आपको मिल जाएगी। देन साइड स्टैंड मिल रही है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स नहीं 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप, तो ये भी आप कह सकते हैं कि इसकी एक प्लस पॉइंट है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सीट पर आते हैं तो 789 mm के आसपास इसकी जो सीट हाइट है वो आपको मिलेगी। देन आप देख सकते हैं ये आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो देखने में मिल रही है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात करने वाले हैं। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो होंडा के लोगों के साथ ये फाइबर की टैंक आप लोगों को मिल रही है और ये करीबन 14.1 लीटर तक की आप लोग को मिलेगी। और एक चीज़ मैं कह दूँ, आप देख सकते हैं स्टिकरिंग वगैरह जो है काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप लोग इसकी क्वालिटी देख रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी आप लोग को मिल रही है थ्रू आउट। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फाइबर क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है। माइलेज भी आप लोग करीबन 35 kmph तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर निकल रहे हैं तो। और ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm की है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन आप लोग को मिलेगी वो है इसकी वेट, 153 किलोग्राम, ठीक है। मतलब अगर आप N250 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई वो 164 आती है, 11 किलोग्राम यहाँ पर आप लोग को हल्की मिलेगी। देन अगर आप लोग टैंक पे देख रहे हैं, E20 की स्टिकरिंग आपको मिल रही है जो स्ट्रेट कह रही है कि ये जो इंजन है इसको आप फ्लेक्स व्हील के साथ आराम से रन करा सकते हैं। एक छुपी हुई चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो मतलब कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। देन मीटर कंसोल जो है काफ़ी ब्राइट है, आप लोग को ब्राइटनेस से प्रॉब्लम नहीं होगी। हैंडल बार आप लोग को नॉर्मल मिलेगी, ठीक है, काफ़ी चौड़ी है। देन हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच। एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा, स्विच गियर्स अगर आप लोग देख रहे हैं, क्वालिटी आप लोगों को इसकी बहुत बेहतरीन ही मिल रही है। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, यहाँ पर टॉगल करने के लिए कंसोल को यहाँ पर ये जॉयस्टिक मिल रहा है। हॉर्न इज ऑल्सो प्रीटी लाउड। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टच सिग्नल भी आप लोग को मिल रहा है। देन राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आपको मिल रहा है, किल स्विच आप कह सकते हैं। और यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दिया है। देन अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल पे आ रहे हैं तो एक बार इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है। ये वही है जो आप लोगों ने SP 160 के दौरान देखा था, लेकिन वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं थी, यहाँ पर ब्लूटूथ है। तो अगर आप लोग होंडा की करंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके सारे जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी देख रहे हैं ABS के सेंसर आप देख सकते हैं, इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर। देन मैंने ऑलरेडी कहा है ट्रैक्शन कंट्रोल है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल ये भी इंडिकेट होती हुई दिख रही है। टैकोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर। देन आप लोग को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और टाइम आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। सिलेक्ट का बटन इस्तेमाल करने पे ट्रिप बी वगैरह जो चीज़ है वो आप लोग को दिख जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो जो बैटरी वोल्टेज है या फिर जो किलोमीटर्स पर लीटर जो एवरेज आती है ना वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। मिरर आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है और रियर व्यू आपको कैसा निकाल कर देती है चलाते वक्त, इसके बारे में और भी हम लोग ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो मोटा दोस्तों बाइक के बारे में बात कर लिया, चलिए अब इसके राइड पर चलते हैं। देन देखते हैं कि भाई राइड एक्सपीरियंस बाइक आपको कितना अच्छा निकाल कर दे सकती है। चलिए दोस्तों राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं आप CB300F। और जब आप सीट पर यहाँ बैठ रहे हैं, 789 mm की सीट हाइट है, तो हाँ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ऊंचा है, सही है। और सीट ना थोड़ा सा टफर साइड पर ही है, मतलब कंफर्टेबल है लेकिन सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। और रियर फिटेड फुट पैक तो भाई आपको मिल रहा है, काफ़ी सही से टक इन भी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई मज़ा ही कुछ और इस बाइक। और हाँ, आप बाइक के हल्के से अंदर बैठे हैं, सीट हाइट मतलब सीट पोजीशन जो है, राइडर पोजीशन काफ़ी अपराइट है और हैंडल बार भी ऊँची है, ठीक है। तो नेसेसरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह माय गॉड, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई एक बात तो है यहाँ पे, ठीक है, मतलब टॉर्क क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मतलब काफ़ी सही मिल रहा है ना भाई, तो वो जो इनिशियल ही जो रिस्पॉन्स है ना वो टक 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 खींच रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लीनियर एक्सीलरेशन है, काफ़ी मतलब आपको डरा सकती है, अगर आप लोग पट से घुमा देंगे ना इसको, डरा सकती है आपको एक्सीलरेशन। बाकी हाँ
मैं मतलब कहने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डर लगेगा, लेकिन हाँ मतलब एक्सेलरेशन काफ़ी सही है इसका, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि सीट जो है वो भी स्पेशियस है। मैं बैठा हूँ अभी, मेरे पीछे भी राइडर सीट पे भी जगह बची हुई है यार, मतलब पिलियन तो बहुत दूर की बात है। और पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल जो है वो काफ़ी सही दी गई है। और देखिए क्लच जो है मैं कहूँगा मिड साइड पर ही है, बिकॉज ऑफ असिस्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ऐसा नहीं कहूँगा, मिड साइड पर ही है। उतना जितना सॉफ्ट होना चाहिए था उतना है नहीं। मैंने ये हर एक बाइक के साथ देखी है, होंडा की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाती है क्लच को। लेकिन हाँ, अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं भाई, ये तो भाई मतलब मक्खन जैसा शिफ्ट हो रही है, ठीक है। बहुत हल्का सा एफर्ट के साथ मक्खन जैसा यहाँ पर जो शिफ्टिंग है वो भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब हम लोग पहले इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है ना वो करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर जब आप बाइक को यहाँ पर घुमा रहे हैं ना, जो टर्निंग रेडियस है ये आप लोग देख लीजिए, ये देखिए। हाँ ये छोटी है यार, ये छोटी है, क्योंकि मैंने इसके पहले ना यहाँ पर N250 को भी टेस्ट किया हुआ था, लेकिन उसकी टर्निंग रेडियस थोड़ी इसके मुकाबले थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी थी। चलिए अब पहले जो एक्सेलरेशन उसको टेस्ट करते हैं, देन हम लोग इसकी जो आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। फर्स्ट गियर 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। $50 या $60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 100 नाउ। ओहो 98 को ही आप लोग 100 मान के चल लीजिए यार, क्योंकि वहाँ पर ना वो गियर चेंज करने के लिए कह रही थी, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं कि भाई बहुत सही यार एक्सेलरेशन। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ यार कि आप लोग 3rd गियर तक भी ना आपको शायद लगेगा कि हाँ बार बार गियर चेंज करने को कह रही है, लेकिन 4th 5th गियर पे जब आप जा रहे हैं ना, तो भाई टॉल गियर्स में कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब गियर चेंज करने की वो जो चाहत है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं हो रही है। और 6th गियर की तो भाई बात ही अलग है, उसमें वो चीज़ है ही नहीं कि भाई चेंज करो, मतलब वो तो भाई अलग स्मूथनेस आप लोगों को दे देती है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं अगर आप लोग को बताऊं 100 110 इनफैक्ट 115-20 तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी। उसके बाद आपको लेफ्ट फुट पेग पर हैंडल बार पर हल्का सा जो बज़ है ना वो आप लोग को फील हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब अगर आप वाइब्रेशन में तो अभी आपको बताया है, जैसे अगर आप लोग इसकी देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसी है, भाई नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इनफैक्ट 130-35 तक भी मैंने इसको ट्राई किया है, तो वहाँ तक तो भाई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं। उसके ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात है, यहाँ पर ना आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी देखने को मिलता है, तो उसको भी एक बार यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले इसको ले चलते हैं 70 तक, एंड क्या चेंज हुई, हाँ ये देखिए क्या टायर स्लिप करी, नहीं करी भाई। यही तो बात है ना होंडा की, जो इतनी मतलब स्मूथ इंजीनियरिंग है ना, टायर हल्की सी भी यहाँ पर रियर टायर फिसली नहीं। मैंने 3rd से 2nd फर्स्ट पेज को ला दिया था। तो आप कह सकते हैं कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्कुल काम कर रही है। और माइलेज जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा आप लोगों को अराउंड 35 किलोमीटर तक की यहाँ पर मिल जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एटलीस्ट अगर आप हाईवेज पे खींच रहे हैं ना 80-90 पर भी खींच रहे हैं, 70-80-90, तो भी मेरे ख्याल से उतना माइलेज आपको मिल जाना चाहिए। और सच कहूँ तो दोस्तों मैंने बाइक को यहाँ पर अराउंड 12-14 किलोमीटर चलाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे ना यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि वो जो हीटिंग वाली इशू है ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। हाँ मैंने उसको खींचा है यार, मैंने 110, 20, 30 तक भी खींचा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी वो हीटिंग इशू वाली चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इंजन से जो परफॉर्मेंस आपको मिल रही है ना भाई, लाजवाब मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, चलिए वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 60 तक ले चलते हैं, देन यहाँ पर फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक। भाई मैं ये कह सकता हूँ कि N250 के मुकाबले अगर आप फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं, भले यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब 276 की मिल रही हो, ठीक है, टू बी प्रिसाइज यहाँ पर आप लोगों को मतलब 24 mm कम मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे वो ब्रेकिंग में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ राइड कंपैरिजन जब वीडियो आएगी ये चैनल पर इसके साथ N250 की, तो आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन फ्रंट ब्रेक बाइट फीडबैक जो बहुत बेहतरीन है। अब रियर भी जो ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। नहीं यहाँ पर ना मुझे वो इंट्रूशन जो है ABS की, ठीक है, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं हुई है। और मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि दोनों में से काफ़ी, देखिए रियर ब्रेक तो वैसे भी प्रोग्रेसिव ही होती है हर एक बाइक में, फ्रंट ब्रेक मतलब फ्रंट ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है ना वो भी काफ़ी अच्छी ही मिल रही है आपको। और ओवरऑल ब्रेकिंग को सही कैसे किया जा सकता है रियर के संग संग बाद फ्रंट, उसको भी टेस्ट करते हैं, एंड रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड।
हाँ, ये जब मैंने यूज़ किया तब रियर जो ABS है वो हल्की सी यहाँ पर इसकी जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर समझ में बिल्कुल आई है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताया। ओवरऑल देखिए दोस्तों, मतलब ब्रेकिंग लाजवाब है मेरे हिसाब से। ब्रेकिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सस्पेंशन, चलिए यहाँ पर उतार देते हैं इसको सबसे पहले। यहाँ पर चलो भाई, हल्का हल्का चलेंगे। देखिए गाड़ी फिसल भी नहीं रही है, ब्रेक भी हल्का हल्का मैं टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी फिसल नहीं रही। हाँ, ये अब समझ में आया। नहीं, स्टिफनेस है, मतलब चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, स्टिफनेस आपको मिले। इनफैक्ट मैं कहूँगा इन सम सेंस आप लोगों को N250 से यहाँ पर ज़्यादा ही स्टिफ मिल रही है, दोनों ही, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप लोग टॉप स्पीड जा रहे हैं, हाई स्पीड जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस मिलती है, या फिर अगर आप लोग स्पेशली कॉर्नरिंग कर रहे हैं, तो भाई ये भाई गजब मतलब परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको मतलब जो सस्पेंशन है वो हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत ऑफ रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा तो ये झेल लेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं झेलेगी। और जो जर्क है आपकी कमर पर, आपको ये बिल्कुल फील कराएगी, ठीक है। और अब एक बार दोबारा यहाँ पर इसको मोड़े, एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। मुझे दोबारा यहाँ पर कुछ चेक करने का बहुत मन कर रहा था। ये देखिए, छोटे से जगह पे आप लोग इसको आराम से मोड़ पा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात बनता है ना। और मैं सस्पेंशन के हिसाब से इतना कह सकता हूँ कि भाई ठीक ठाक है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ऑफ रोड्स के लिए नहीं आप लोगों को सपोर्ट करेगी, लेकिन हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग के लिए भाई गजब सपोर्ट करेगी आप लोगों को। और ओवरऑल अगर आप लोग हैंडलिंग देख रहे हैं, तो जब ये कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा स्टिफनेस यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन में से समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कॉर्नरिंग वगैरह में तो भाई बहुत कमाल की जो ओवरऑल फीडबैक है सस्पेंशन में से मिल जाती है। और रियर व्यू मिरर जो है वो भी काफ़ी मतलब रियर व्यू बढ़िया आप लोगों को निकाल कर दे रही है, ठीक है। और स्पीड ऑटो टैको सब कुछ है, मतलब गियर पोजिशन सेंसर, देन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। सीट भी काफ़ी सही है, आप काफ़ी अपराइट बैठे हैं। और हाँ, यहाँ पर ना बाइक के हल्का सा अंदर बैठे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, तो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन आपको मिल रहा है। आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, तो लॉन्ग राइड्स के लिए स्पेशली ये बाइक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मतलब काफ़ी फन टू राइड बाइक है, एवरीडे राइड्स के लिए भी ठीक ही है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन काफ़ी सही है। और हाँ, मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए तो भाई बहुत सही बनेगी। तो दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, बात करते हैं कि बाइक ओवरऑल खरीदने से आप लोगों को मतलब सही रहेगी या नहीं। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी, बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। प्राइस वगैरह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि N250 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1,86,000, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 2,10,000, 20-25 हज़ार रुपये तक का यहाँ पर जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। मैं एक चीज़ आप लोगों से सिंपली ये कह सकता हूँ, देखिए इस मतलब N250 को अगर ओन करना, हाँ वो कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अगर आप लोगों की बजट 1,80,000-90,000 तक में है, आपको अच्छी टॉप एंड चाहिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, ओवरऑल लुक अच्छी चाहिए, लाइट अच्छी चाहिए, फीचर अच्छी चाहिए, मतलब ओवरऑल एक बैलेंस्ड बाइक चाहिए 250 सीसी सेगमेंट में, मेरे ख्याल से बाइक बहुत बेहतर है, ठीक है, मतलब कोई दुरा नहीं है उसमें। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, हाँ मैं ये मानता हूँ कि आपको हल्का सा यहाँ पर जो प्राइस है आपको ज़्यादा पे करना हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिए, यहाँ पर जो टायर है वो आप स्पेशली जो पिछला टायर है आप लोगों को चौड़ा मिल रहा है। दोनों टायर आपको यहाँ पर जो चीज़ मिल रही है वो है रेडियल। देन इंजन जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो भी आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, ज़्यादा अगर आप रेव कर रहे हैं ना कहीं इंजन की जो स्ट्रेस है ना वो यहाँ पर आप लोगों को कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्ट्रेस अगर कम है ना, तो आपकी जो राइड है वो और ज़्यादा एंजॉयबल बन जाती है। हाँ, आप यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस भी किया है इसको चलाने के बाद, वो ये है कि बिकॉज ऑफ द रेडियल टायर यहाँ पर जो ब्रेकिंग है ना वो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो हाँ, 1,80,000-90,000 में N250 इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड ऑप्शन। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही आप 15-20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा मिल रहा है चलाते वक्त, और उतना ही ज़्यादा एन्जॉयबल राइड भी है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर राइडर पोजीशन देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी आप लोगों को कंफर्टेबल देखने को मिले, काफ़ी अपराइट देखने को मिल रहा है। तो इन सारी रीजंस की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा भी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2024 होंडा CB300F इस सेगमेंट में 200 से लेकर 300 ये जो सेगमेंट है इसके बीच में एक बेहतरीन ऑप्शन, एक बेहतरीन बाइक आप लोगों के लिए बिल्कुल साबित होती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग बिल्कुल बताइएगा N250 आप लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर होंडा की CB300F। मुझे एक यहाँ पर जो कमी लगी, इसकी जो फाइबर क्वालिटी वो थोड़ी सी और बेहतरीन हो सकती थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर और बहुत ज़्यादा कोई जो कमी है वो यहाँ पर फील नहीं हुई है। बाकी आप लोगों का राय आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलता है दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।